नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारी इन वीडियोस पे, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर? सबसे पहले पढ़ा था प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? आवेशों के प्रभाव में जो भी बाधा आ रही है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उन्हें हमने कहा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। आवेशों के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको प्रतिरोध कह दिया। प्रतिरोध जो है लंबाई के साथ बढ़ता है और क्षेत्रफल अगर बढ़ा दे किसी तार का तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए R समानुपाती L/A, ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो चालकता क्या हो जाएगी? अपनी कम हो जाएगी। इसी वजह से प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। आ गया समझ में? एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी चालकता क्या होगी? सबसे कम होगी। और चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए उसकी चालकता चांदी की सबसे ज्यादा होती है। ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें दो तरीके के संयोजन हमने पढ़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या पढ़ा था कि सभी तारों को जो है एक सीरीज में लगाया जाता है और सभी तारों में प्रवाहित धारा जो है वो समान होती है, लेकिन वोल्टता क्या है? सभी की अलग अलग होगी। और अगर एक भी जो तार है वो खराब हो गया, एक भी प्रतिरोध में कोई बाधा आ गई, ये खराब हो गया, तो दूसरे तार में जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि पूरा का पूरा विद्युत परिपथ जो है उससे अफेक्ट होगा। समांतर क्रम संयोजन में क्या देखा था कि सभी तारों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है और सभी तारों में जो है धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टता है वो सब में समान होगी। एक तार के खराब होने पे, एक प्रतिरोध के खराब होने पे दूसरे तार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जो विद्युत परिपथ है वो उसी तरीके से काम करेगा किसी भी तार के खराब होने पे। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के जो प्रभाव है वो। इसके अंदर हम कवर करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले अपन आते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। जैसे कि हम हीट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, किसी भी चीज को जब अपन गर्म करते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि वो वस्तु गर्म हो जाती है। उसको जब ऊष्मा देंगे तो वो वस्तु गर्म होती है। इसी को कहते हैं हम विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो, यानी कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो चालक तार गर्म हो जा रहा है, उससे अपन ने कहा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए इधर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई विद्युत हीटर है, अपन ने उसको हीटर को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे ही स्विच ऑन किया वो गर्म होने लग जाता है। तो और जैसे आयरन है, उसको स्विच में लगाया वो भी गर्म हो जाती है, अपने कपड़े जो है उससे आयरन हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे ही विद्युत धारा दी, वो गर्म हो गया, तो उसी को हमने कहा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका एग्जाम्पल देखिए, विद्युत हीटर, विद्युत गीजर और विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन। अब देखिए जो भी चालक में ऊष्मा की मात्रा है वो क्या है? अपनी कार्य है कि नहीं? तो अब देखो क्या हो जाएगा, अगर किसी तार में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है, तो V बराबर W/Q। हमने विभवांतर के अंदर पढ़ा था कि किसी विद्युत परिपथ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? अपना विभवांतर होता है, यानी कि B बराबर क्या होता है? अपना W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। किसी आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अपन अगर W को इधर ले लें, क्योंकि अपन को ऊष्मा ज्ञात करनी है और ऊष्मा क्या है? अपनी कार्य है, तो W को इधर ले लो तो इधर क्या आ जाएगा? VQ।
क्या आ जाएगा वी क्यू। अब देखो आगे, ये अपना जो किया गया कार्य है वो क्या है, अपनी ऊष्मा है। तो W की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो H बराबर क्या आ जाएगा, अपना VQ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब भाई विद्युत धारा मैंने आपको पढ़ाया था, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि I बराबर क्या होता है अपना Q/T, होता है नहीं होता। अब अपन को इधर Q चाहिए, Q का मान चाहिए, Q को इधर कर लो तो इधर क्या आ जाएगा, Q बराबर IT। एक तो ये आ गया अपने पास। उसके बाद अपन को चाहिए विभवांतर यानी कि V का मान। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती है I के। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो V बराबर क्या आया था, RI। और जब अपन ने V का मान ज्ञात किया तो क्या आ जाएगा अपना RI। तो एक अपने पास ये हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो क्या फॉर्मूला अपने पास लास्ट बचेगा, H बराबर VQ। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, H बराबर VQ, जहां पे V का मान अपना क्या आ जाएगा RI और Q का मान क्या आ जाएगा IT। देखो इधर एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो H बराबर V का मान क्या आया, अभी अपना IR आया, V बराबर IR, और Q का मान क्या आया, IT आया, IT। तो देखो इधर H बराबर अपना क्या हो गया, I² RT। ये हो गई अपनी किया गया कार्य यानी कि ऊष्मा। विद्युत तार में जो ऊष्मा है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा H बराबर I² RT। इसको लिख लो, इसको याद कर लो। देखो इधर भाई विभवांतर देख लिया अपन ने, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि V बराबर W/Q आ गया अपना, W बराबर QV। अब जो किया गया कार्य क्या है अपना, ऊष्मा है, तो इसकी जगह अपन H लिख सकते हैं। देखो इधर किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा है। अब देखो W बराबर QV, जैसे कि अपन को पता है विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर, तो I बराबर Q/T, I बराबर IT आ गया। तो Q का मान आ गया अपने पास IT। अब देखो V का मान अपने पास, अपने को ओम के नियम से पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इन दोनों में जब वैल्यू पुट की तो अपना W बराबर क्या आ गया, I²TR, यानी कि H बराबर I²TR। H की जगह यहाँ पे W लिख दिया क्योंकि जो कार्य है वही क्या है, अपनी ऊष्मा है। यह आ गया समझ में। अब देखो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि V का मान है अपना 10 वोल्ट, R का मान है अपना 50 ओम और T है अपना 1 घंटे 1 हार, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, किया गया कार्य ज्ञात करो या फिर ऊष्मा ज्ञात करो। आपको ज्ञात करना है, ये किस तरीके से ज्ञात करेंगे, H का फॉर्मूला क्या होता है इधर लिख लो, H बराबर I² RT होता है। अब भाई R अपने पास है, T अपने पास है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, विद्युत धारा नहीं है, I नहीं है। तो अपने पास V और R दे रखा है, तो ओम के नियम से अपन I कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। अपन को I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V कितना दे रखा है अपन को, 10 दे रखा है, R कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और अपना कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर क्या आ गई, अपनी विद्युत धारा आ गई। अब अपने पास I का मान भी है, V का मान भी है, R का मान भी है और T का मान भी है। अब अपन जो किया गया कार्य है यानी कि ऊष्मा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर रख के देखो भाई, इसको इधर से क्वेश्चन जो है इसको हटा दो और अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट करके देखो। H बराबर I का मान कितना आया था 0.2 इंटू 0.2, R का मान कितना था अपना 50 ओम, T का मान कितना आ गया, देखो घंटे में दे रखा था यानी कि 1 घंटे दे रखा था, उसको सेकंड में चेंज करो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर, ये तो सबको पता है ये वाली बात। 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकंड, तो अपना इधर क्या आ जाएगा इंटू 3600। तो अपना जो किया गया कार्य है, जो ऊष्मा है वो कितनी आ जाएगी 7200 जूल।
क्या आ जाएगी 7200 जूल। ये अपना जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया भाई किस तरीके से इसको किया अपन ने? अपन को क्या क्या दे रखा था? V दे रखा था, यानी कि वोल्टा दे रखी थी, विभवांतर दे रखा था, उसके बाद प्रतिरोध दे रखा था, T दे रखा था। अपन ने धारा कैलकुलेट कर ली किसके? ओम के नियम से। फिर उसके बाद जो है ऊष्मा उसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया I² RT से, और अपना जो किया गया कार्य है यानी कि ऊष्मा है वो कितनी आ गई? 7200 जूल। याद रहेगी ये वाली चीज। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जब अपन ने देखा कि H बराबर क्या था? I² RT। तो इसका क्या मतलब है कि H समानुपाती है I के भी, H समानुपाती है R के भी, और H समानुपाती है T के भी। तो देखो सबके समानुपाती हो गया। इसी को ही अपन ने क्या कह दिया? तापन का नियम, जूल का ताप का नियम। तथा ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है अपना? अपने को पता है कि कार्य का मात्रक होता है अपना जूल, और ऊष्मा का भी मात्रक अपना क्या होता है? जूल। तो अपन ने उसमें जो क्वेश्चन किया था उसके आगे अपन ने क्या लगाया था? जूल। आ गया समझ में? चलिए ये अपन ने देखा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब भाई विद्युत शक्ति क्या चीज होती है? तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो कार्य तो अभी अपन ने निकाला था W बराबर I² RT। अब इसमें क्या है? प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो प्रति सेकंड के लिए अपन क्या लगाएंगे भाई? H बराबर अपन को पता है कि H या W बराबर अपना क्या था? I² RT था कि नहीं? अब विद्युत शक्ति क्या चीज होती है कि प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो प्रति सेकंड के लिए अपन ने नीचे T लगा दिया, T से T कट गया तो अपना क्या आ जाएगा? विद्युत पावर जो है अपनी कितनी आ जाएगी? शक्ति P बराबर I² R। समझ में आ गया किस तरीके से आया भाई? प्रति सेकंड किया गया कार्य अपनी क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है। और अपना फॉर्मूला लगा के नीचे T लगाया, T से T कट हुआ तो अपना P बराबर क्या आ गया? I² R आ गया। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो विद्युत शक्ति जो है उसका मात्रक क्या होता है? इधर देखो भाई, मात्रक होता है इसका जूल प्रति सेकंड यानी कि वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, और 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट, और 1 अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है अपना? 746 वाट। तो अपने विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट आ गया, जूल प्रति सेकंड। आगे कि नहीं आगे समझ में? अब देखो विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा हो जाएगा। अब इसको जब आर में दे रखा है तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और जो टाइम है उसको अपन ने किस में चेंज कर दिया? सेकंड्स में चेंज कर दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 में चेंज कर दिया। देखो 1 किलोवाट बराबर 36 गुना 10⁵ कैसे आया? 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 10⁵ वाट सेकंड आ गया। अब देखो वाट का अपन ने पढ़ा था जूल प्रति सेकंड, इधर जूल प्रति सेकंड लगा दिया। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आ जाएगा? 1 किलोवाट बराबर 36 गुना 10⁵ जूल। ये जो है आपको याद रखना है। आगे समझ में क्या था भाई? 1 किलोवाट बराबर 36 गुना 10⁵ जूल। आगे समझ में? विद्युत शक्ति क्या चीज है भाई? प्रति सेकंड किया गया कार्य। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे प्रति सेकंड किया गया कार्य होती है अपनी विद्युत शक्ति। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट, और 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। आ गया समझ में? ये होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सेकंड अपना आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक यानी कि आपको पता ही है मैग्नेट। जब अब आपने बचपन में किया होगा ये वाली चीज के कीले पटक दी बहुत सारी, और जो है चुंबक ले गए उसके पास जो कीले हैं वो उस चुंबक से चिपक जाती है, नहीं चिपक जाती। तो ये क्या है? उसका चुंबक का प्रभाव है चुंबकीय।
तो एक साइंटिस्ट आए ऑरस्टेड नाम के जिन्होंने क्या कहा कि भाई जब किसी तार में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो चुंबकीय प्रभाव जो है वो भी उत्पन्न होता है। उस विद्युत धारा को प्रवाहित करने में चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। उसे ही अपन ने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या यानी कि किसी चालक तार में धारा जैसे ही प्रवाहित की उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, और इसी को ऑरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक एक्सपेरिमेंट से जो है इसको बताया गया, इसको समझाया गया। तो वो एक्सपेरिमेंट ये था, देखो भाई, उसने क्या किया कि एक जो है पूरा विद्युत परिपथ बनाया। सबसे पहले तो उसकी कुंजी जो है खुली छोड़ी, फिर उसकी कुंजी लगा दी, यानी कि धारा प्रवाहित कर दी। तो 3 जो केस है उसने स्टडी किए। पहले केस में उसने क्या किया, पूरे विद्युत परिपथ में जो है अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि देखो जो कुंजी है की जो है वो ओपन है, कुंजी ओपन है तो यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें आपको धारा प्रवाहित दिख रही है। जब उसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, विद्युत धारा ही नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होएगा ना। तो बस इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। इसमें ये नीचे क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये है मैग्नेटिक सुई। जैसे दिशा मापने का एक पहले के लोग क्या करते थे कि एक कंपास होता था, उसमें सुई लगी रहती थी। अभी भी बॉर्डर पे जो है सैनिक उसी तरीके से दिशा का पता लगाते हैं। एक कंपास होता है, उसके अंदर सुई रहती है, वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है वो लगी रहती है, घूमी रहती है हमेशा। उसने क्या किया कि इस विद्युत परिपथ के पास उस कंपास को रख दिया। जब उसने देखा कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही उस परिपथ के अंदर, तो जो कंपास है, जो सुई है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, वो एज इट इज ही पड़ी है। देखो इधर भाई, इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि विद्युत परिपथ ही के अंदर धारा प्रवाहित नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसके अंदर नहीं था, तो ये सुई है इसी पोजीशन में रही। लेकिन दूसरे केस के अंदर उसने क्या किया कि जो कुंजी है उसको बंद कर दिया। कुंजी बंद करते ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब देखो, धारा हमेशा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जो है मूव करती है, और आपको पता है आवेश जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करते हैं। देखो, धारा गई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। उसने क्या देखा कि जब इसमें धारा प्रवाहित की इस विद्युत परिपथ के अंदर, तो ये जो मैग्नेटिक सुई है इसके अंदर चेंजेस हुए। जो सुई है वो घूमने लग गई, थोड़ा सा अपनी जो स्थिति है उससे विक्षेपित हो गई। तो इसने कहा कि भाई जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सुई है वो अपनी जगह से विक्षेपित हो गई, तो यानी कि इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसी को उसने कहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो, विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये सुई है पहले इस पोजीशन पे थी और ये चेंज हो गई, तो धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उपस्थित है और जो सुई है वो विक्षेपित हो गई। थर्ड केस में उसने क्या किया कि विद्युत धारा को विपरीत दिशा में जो है प्रवाहित किया। विपरीत दिशा में यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड प्रवाहित किया, तो विपरीत दिशा में ही जो है सुई विक्षेपित हुई। देखो, इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये विद्युत सुई जो अपनी, इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये जो चुंबकीय सुई है ये अपनी विक्षेपित हो गई। तो इससे क्या बताया उसने कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसी को उसने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने। आ गया समझ में? अब भाई सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, इस जो अपने पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके अंदर अपन दो चीज पढ़ते हैं, दो लॉ पढ़ते हैं। पहला अपना आता है दक्षिणावर्त पेच का नियम और दूसरा आता है दाहिने अंगूठे का नियम। अब भाई ये क्या चीज है? तो जैसे कि आपको पता है, जब अपन एक स्क्रू लेते हैं उसको घुमाते हैं इस तरीके से, तो वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब उसको घुमाते हैं, उसको कसते हैं, तो जिस डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है, अगर वो उसकी विद्युत धारा की डायरेक्शन को बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, तो जिस सर्कल में वो घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज जब वो घूम रहा है, तो वो क्या बताएगा उसको? उसका चुंबकीय प्रभाव यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको बताएगा। अब दोबारा समझो, स्क्रू लिया एक, उसको कसा,
अपन उसको क्लॉकवाइज ही, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही उसको कसते हैं, क्योंकि अपन ऐसे करेंगे तो वो तो खुलता है, ऐसे करने पे जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाने पे जो है स्क्रू अपना कसता है। तो उसकी जो नॉक है आगे की, अगर वो विद्युत धारा की दिशा को बता रही है, यानी कि इस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, तो ये जिस डायरेक्शन में अपन उसको घुमा रहे हैं वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। देखो इधर, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेज को इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए कि पेज की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेज को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। आ गया समझ में? इसके उदाहरण क्या क्या है? विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ। सेकंड अपना आता है दाहिने अंगूठे का नियम, यानी कि अपन ने अपना राइट हैंड लिया, ठीक है। अगर अपन ने अंगूठे को ऊपर की साइड किया तो ये जो है अंगूठा, ये किसको बता रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है। तो अपनी जो ये मुड़ी हुई उंगलियां, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी तो अपनी ऐसे घूमती है यूं, लेकिन मैंने हाथ को कैसे किया? यूं किया। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है एंटी क्लॉकवाइज, ये किसको बता रही है? अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, नहीं बता रही है? ये किसको बता रहा है अंगूठा? ये तो बता रहा है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है ये किसको बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब भाई दूसरी जो है इसका केस लेके देखो कि भाई अंगूठे को नीचे की साइड कर दो और ये जो उंगलियां है उसको इस तरीके से मोड़ लो। तो नीचे जब अंगूठा किया तो ये जो नीचे की साइड है ये क्या है? विद्युत धारा की दिशा है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है, और जो अपनी मुड़ी हुई उंगलियां है क्लॉकवाइज यूं, तो ये किसको बता रही है? ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आगे समझ में? देखो भाई इधर दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे अगर अपन ने अंगूठा ऊपर रखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, अगर इस तरीके से रखा तो ये तो धारा की दिशा है, और क्लॉकवाइज यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आ गया समझ में ये वाली चीज? तो इस तरीके से विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है इन दो नियम के द्वारा बताया गया। सबसे पहले कुछ एक दो चार चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, और त्वरण क्या है। ये आपके एग्जाम में आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें क्या हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, जितनी दूर तक उस चुंबक का प्रभाव रहता है, यानी कि मान लो कि अपन ने यहाँ पे चुंबक रखी, इतनी दूर पे अपने लोहे की चीजें फैला दी, तो क्या वो उसको आकर्षित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन थोड़ा सा पास लेके आएंगे, बार बार पास लाके देखते हैं कि कितने पास लाने पे जो है वो लोहे की चीजों को आकर्षित कर पा रही है। तो बस इसमें यही चीज है कि कितने एरिया तक, कितने क्षेत्र तक उसका प्रभाव दिख रहा है, उसी को अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं उसे अपन ने कहा चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड अपना आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं क्या है? ये बस काल्पनिक है कि जैसे मान लो कि ये अपनी चुंबक रखी है, ये लोहे की चीजें रखी हैं, यहाँ से यहाँ इसको, यानी कि यहाँ तक इसका क्षेत्र जो है वो बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से यहाँ तक अपन कुछ लाइनें खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लाइनें खींच देते हैं काल्पनिक, उन्हीं को अपन ने कहा क्षेत्र रेखाएं। देखो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनीय रेखाओं का समूह जो है वो क्या है? अपना क्षेत्र रेखाएं हैं। ये देखो ये इसकी क्षेत्र रेखाएं हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपना आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या है कि अगर किसी कुंडली में चुंबक के सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को क्या कहा अपन ने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुंडली में जो भी विद्युत प्रभाव आ रहा है उसी को अपन ने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो इस तरीके से ये जो प्रभाव है इसको अपन ने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। नेक्स्ट अपना आता है चुंबकीय फ्लक्स। तो ये जो रेखाएं हैं उनकी कुल संख्या को अपन कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है।
ये बहुत सारी चीज़ें याद करने की नहीं है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपको जनरल नॉलेज ये पता होना चाहिए। तो ये था अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आगे समझ में, 2 प्रभाव हमने पढ़ लिए। थर्ड आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब भाई ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं कि मान लो कोई भी एक विलयन ले लिया, उसके अंदर अपन ने 2 इलेक्ट्रोड्स रख दी। इलेक्ट्रोड यानी कि एक होगी उसमें एनोड और एक होगी उसकी कैथोड। जो कैथोड वाली है अपनी इलेक्ट्रोड, वो किससे जुड़ी रहती है, नेगेटिव सिरे से बैटरी के, और जो अपनी एनोड है वो पॉजिटिव सिरे से जुड़ी रहती है। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रख दी जाती हैं, एक एनोड एक कैथोड, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। या तो विलयन जो है अपना सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है अपन ने, उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर एनोड कैथोड पे कोई रिएक्शंस हो जाएगी। इनके जो एनोड है कैथोड है, इन पे कोई गैस के बुलबुले आने चालू हो सकते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है इसके अंदर होती है, केमिकल प्रोसेसिंग जो इसके अंदर होती है, उससे क्या होते हैं, रासायनिक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इसी को इसने क्या कहा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अपन ने कैथोड और एनोड डाल दिया और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस अपन को, केमिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। इसी को ही कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो इधर, ये अपन ने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया जिसको अपन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर ये जो है अपनी नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई है, ये अपनी है कैथोड यानी कि एक इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है ये अपनी है एनोड। क्या है, एनोड। इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, फिर क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। विद्युत धारा प्रवाहित होने पे देखते हैं कि भाई इनके कुछ कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। या तो सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे पे चले जाएंगे, एनोड पे कैथोड पे चले जाएंगे। ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पे गैस के बुलबुले आ जाएंगे। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन को ही कहा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो इधर, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं तथा विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। इन क्रियाओं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। आ गया समझ में, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर कैथोड एनोड डाल दे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे उसे इलेक्ट्रोलाइट से, तो क्या होगा कि कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। इसी को अपन ने कहा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आ गया समझ में। अगला अपना आता है विद्युत लेपन। इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि एक बीकर के अंदर अपन ने ले ली भैया इलेक्ट्रोड्स ले ली। क्या हो गया, एक हो गई अपनी एनोड, एक हो गई अपनी कैथोड, और इन पे जो है कॉपर की जो है प्लेट्स लगा दी। कॉपर की क्या लगा दी, तांबे की प्लेट्स लगा दी, और इसके अंदर अपन ने सोल्यूशन भर दिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सोल्यूशन जो है इसके अंदर भर दिया। अब अपन ने इसको क्या है, एक बैटरी से जोड़ दिया। इस तरीके से जो है अपन ने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये जो सोल्यूशन है वो किस में टूट जाएगा, Cu+2 में और SO4-2 में। किसमें, Cu+2 और SO4-2 में ये टूट जाएगा। फिर उसने क्या देखा कि ये जो Cu+2 है वो किस पे जाएंगे, इस कैथोड वाली प्लेट पे जो है ये मूव करने लग जाते हैं। Cu+2 जो है कैथोड वाली प्लेट पे मूव करने लग जाते हैं, तो इस पे जाके ये पूरी परत जम जाती है। और जो विलयन में Cu+2 की कमी हो रही है वो क्या हो जाएगी कि इस पे जो ये जो तांबे की प्लेट है, इससे Cu क्या है, विलयन में आता रहेगा। तो इससे विलयन के अंदर Cu+2 की जो कमी है
वो पूरी होती जा रही है और विलयन का Cu+2 कॉपर जो है किस पे आ जा रहा है, कैथोड पे आता जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से विद्युत लेपन की प्रक्रिया है। जैसे सोने चांदी पे जो लेयर चढ़ाई जाती है वो विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन क्या चीज है कि जो भी अपन को धातु की परत किसी उस पे चढ़ानी है वो उसको उस विलयन में डाल दो और इसके माध्यम से जो है वो धातु की, वांछित धातु की जो परत है अपन उस पे चढ़ा सकते हैं। जैसे बर्तनों पे आपने देखा होगा कि तांबे की जो है, कुछ कुछ तांबे के बर्तन होते हैं, वो इसी तरीके से उसके ऊपर जो है परतें चढ़ाई जाती हैं। अपने जो गहने बनते हैं उसमें भी लेयर जो है इसी तरीके से विद्युत लेपन के द्वारा ही लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। देखो इधर, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा अपन ने, विद्युत लेपन कहा। गहनों पर सोने व चांदी की परत चढ़ाने में विद्युत लेपन का ही प्रयोग करते हैं। कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, इन सब में क्या है, पहियों के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना विद्युत लेपन का ही उदाहरण है। विद्युत लेपन क्या है कि जो भी वांछित धातु की परत अपन को किसी चीज पे चढ़ानी है उसके लिए ये विद्युत लेपन का अपन प्रयोग करते हैं। आगे समझ में। और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आज भाई अपन ने क्या क्या पढ़ा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर देखा रासायनिक प्रभाव और देखा विद्युत लेपन। ऊष्मीय प्रभाव क्या है कि किसी चालक तार में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते तो वह गर्म हो जाता है, उसे कहा अपन ने ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि W = I²RT। ये था अपना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या था कि ओरस्टेड नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, उसे ही कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। थर्ड अपन ने देखा रासायनिक प्रभाव कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ या तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, कैथोड एनोड पर गैस के बुलबुले भी आ सकते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो सकती है, इसे कहा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट अपन ने देखा कि विद्युत लेपन क्या चीज है, विद्युत लेपन वांछित धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।